हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसका प्रॉब्लम नंबर 1.1 से लेके प्रॉब्लम नंबर 1.8 तक कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं सिर्फ इसी एक वीडियो में। ये वन शॉट वीडियो होने वाला है। इसमें अगर आप पार्टिकुलरली किसी क्वेश्चन पे जाना चाहते हो तो यहाँ पर जो टाइमिंग दिया हुआ है इस पर स्किप करके सीधा उस टाइमिंग पर उस क्वेश्चन पे पहुँच सकते हो। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 1.1 करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 11th का। इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये जो है ग्लूकोज का फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। फ्रुक्टोज का भी यही फॉर्मूला होता है। इसका क्या बोल रहा है, मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो मोलर मास कैलकुलेट करना है तो आप देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे पहले ये लिखा हुआ है कार्बन, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12। ये 6 गो है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर उसके बाद हाइड्रोजन जो है उसका मोलर मास कितना होता है या एटॉमिक मास कितना होता है भाई 1, और ये कितना है 12 ठो है तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 12 गुना हो गया ना। अच्छा, ये ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है कितना, ये होता है 16। अच्छा, गुना ये 6 पीस है तो ये 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, और इसका यानी कार्बन का मोलर मास, फिर हाइड्रोजन का और इसका सब का मोलर मास को ऐड करेंगे तो ये 12 छक क्या हो गया 72, प्लस ये 12 प्लस 16 छक 96, तीनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 180। तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना आया 180। प्रॉब्लम नंबर 1.1 पहला चैप्टर का, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको अच्छे तरीके से समझते हैं पहले। ये आप देख रहे हो क्या बड़ा सा चार्ट बन गया है, ठीक है। इसको देख करके घबराने की जरूरत नहीं है, समझो आप पहले सवाल क्या बोल रहा है उसको ठंडे दिमाग से पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि हाइड्रोजन दिया हुआ है, हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसमें क्या है कि हाइड्रोजन जो है वो दिया हुआ 4.07%। अच्छा ठीक है, एक कंपाउंड है मान लो, उसमें क्या दिया हुआ है हाइड्रोजन कितना है 4.07%। अच्छा, और कार्बन है 24.07%, ठीक। और जो क्लोरीन है ना वो है 71.65%, और वो जो कंपाउंड है उसका हमको मॉलिक्यूलर मास जो है वो दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है कितना भाई 98.96 ग्राम। और सवाल में जानते हो क्या बोल रहा है कि आप एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को क्रिएट कीजिए, उसको बना करके दिखाइए, ठीक है। तो देखो इसको बनाने के लिए इस तरीके का सवाल जब भी आपको बोले कि एम्पिरिकल फार्मूला या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला वगैरह को बना करके दिखाने के लिए इस तरीके से सबका परसेंटेज दिया रहे, एलिमेंट का मोलर मास वगैरह दिया रहे, तो इसमें सवाल को करते क्या है, आप एक काम करना, ये जो एक चार्ट है ना इसको आपको याद करके रखने की ज़रूरत है, ठीक है। जिसमें कि यहाँ पर एलिमेंट सिंबल, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, ये रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकलता है, परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो और सिंपलेस्ट होल नंबर एटॉमिक रेशियो से सब कुछ के बारे में अच्छे तरीके से हम समझा देते हैं। आपको बस वीडियो के अंत तक जुड़े रहना है। देखा जाए जैसे कि सबसे पहले अगर मान लिया जाए जितना भी एलिमेंट का नाम दिया गया है, ठीक, उस सबसे पहले एलिमेंट का नाम यहाँ लिख लेना चाहिए। तो कार्बन, ये सॉरी हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन लिख लिए। सबका सिंबल तो आपको पता होना चाहिए भाई, पीरियोडिक टेबल में देखते होगा ना सबका सिंबल। तो हाइड्रोजन का होता है H, कार्बन का होता है C, क्लोरीन का क्या है भाई Cl। अच्छा ठीक है, फिर अब एक चीज़ देखते हैं, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का जो परसेंटेज दिया हुआ है कंपाउंड में, तो हाइड्रोजन एलिमेंट का परसेंटेज कितना है 4.07, तो इसको लिख दिए। कार्बन का कितना है तो 24.07। अच्छा ठीक है, फिर क्लोरीन जो है उसका अमाउंट कितना है तो वो लिख दिए 71.65% है, तो इतना हमको मात्र लिख देना है, ठीक। अब क्या किए हैं, अब देखो ये क्या है, ये हो गया क्या बाबू, तो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट का जो एटॉमिक मास सबको लिखना है, ठीक है। तो सबका एटॉमिक मास हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब बात करते हैं आगे। आगे हमको क्या करना होता है, ये तो सारा चीज़ को पहले हाइड्रोजन, सारा एलिमेंट का नाम लिख दिए, सिंबल लिख दिए, सबका परसेंटेज लिख दिए, सबका एटॉमिक मास लिख दिए। अब हमको निकालना होता है रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। ये रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलता है, तो ये निकलता है आपको परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास करने से। तो परसेंटेज कितना है 4.07 डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक मास कितना है 1। अच्छा ठीक है, इसको अभी सॉल्व कर लेंगे। इसमें क्या है परसेंटेज डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक मास, परसेंटेज बटे एटॉमिक मास, परसेंटेज बटे एटॉमिक मास 24.07 बाय क्या 12। यहाँ पे क्या करना है परसेंटेज बटे एटॉमिक मास 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5
5, ये सब ट्रिक है, ये जो डाटा है इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसको जब इससे डिवाइड करोगे 1 से तो ये 4.07 ही रह गया। इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो 2.02 हो गया। इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो 2.02 हो गया। देखो इसको इससे डिवाइड करोगे तो 2.02 आता है, ठीक है। लेकिन जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो 2.02 थोड़ा बहुत क्या कहते हैं 19-20 का डाटा आता है, लेकिन लगभग में हम लोग इसको ले लिए क्या, इसको इससे डिवाइड किए तो अप्रॉक्सीमेटली ये 2.02, और इसको भी जब इससे डिवाइड किए तो आप बोलोगे 35 दूना 70, तो 2.0112 ऐसे करके कुछ डाटा आता है, लेकिन उसको भी अप्रॉक्स में हम कितना ले लिए 2.02 ही कर दिए, ताकि ऐसा करने से ना आगे का काम मेरा थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये और ये लगभग बराबर है। अब आप देखो क्या करते हैं आगे, सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो निकालना है। अब सोचो सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो कैसे निकलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि इधर जो आप रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकाले हो ना, उसमें देखो कि आप सबसे कम कौन सा है रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, ये या ये, यही है ना। जो सबसे कम है उसको पहले आप घेर लो, ठीक। तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम से जो सबसे कम है ये और ये और ये, या ये बोल सकते थे या भी ये भी बोल सकते थे, तो एक को घेर लिए। अब क्या करना होता है कि इन सब को एक एक करके, इन सब में जितना भी डाटा है ना, सब में इन छोटे वाले से भाग देना पड़ता है। जैसे ये है 4.07, इसको डिवाइड करेंगे किससे, इससे 2.02 से, ठीक। फिर उसके बाद इसमें खुद से छोटा वाला से भाग देंगे, 2.02 में भाग दिए कितना 2.02 से। फिर इसमें भाग देंगे 2.02 है, ये है ना, उसमें क्या करेंगे जो सबसे छोटा वाला सेलेक्ट किए थे उससे भाग देते। जैसे मान लिया जाए अगर यहाँ पे आता 5, यहाँ आता 1, यहाँ पे आता, यहाँ 5, यहाँ 3 था, यहाँ आता 4, तो क्या करते आप यहाँ क्या लिखते हैं 5/3, यहाँ लिखते 3/3, यहाँ लिखते 4/3, ठीक है। इसी तरीके से आपको काम करना होता था। अब क्या करें आगे, अब इसको ज़रा सा सॉल्व करें तो ये लगभग 2 बार में कटेगा। ये लगभग कितना, 1 बार में, ये 1 बार में कटा। अब क्या किए, ये जो आया ये सिंपलेस्ट होल नंबर एटॉमिक रेशियो, यानी कि जो एटॉमिक रेशियो है ना, यानी कि सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो, उसका होल नंबर में उसको हमको लाना है। होल नंबर में लाने का मतलब ये तो यहाँ 2 यही ना आया था, सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो वही लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये होल नंबर कहने का अर्थ जानते हो क्या हुआ, इसका मतलब ये होता अगर मान लो हम इसको भाग देते और डिवाइड करके आ जाता मेरे पास क्या, मान लो 2.5 आता है एक एग्जाम्पल के लिए, तब क्या करते, तब हमको क्या करते, इसको एक कंप्लीट नंबर बनाते। और बनाने के लिए क्या करना पड़ता, इसको अगर हम 2 से गुना करते तो ये मेरा 5 बन जाता। तो अगर इसको किए हैं ना तो इसको भी करना पड़ता, इसको भी करना पड़ता, तो ये हो जाता 5, 2, 2 ऐसे करके, हाँ ऐसे करके। अगर मान लो क्या कहते हैं यही चीज़ में अगर मान लो ये 1 पॉइंट आ गया, मान लो कितना आया 2 आया, तो 1.2 आया। अब हमको इसको अगर होल नंबर में बनाना होता तो क्या करते, इसको अगर 5 से गुना करेंगे तो ये 12 5 60, ये 6 हो जाएगा। तब हम 5 से गुना किए तो बाकी सबको भी 5 से गुना करना पड़ता। ये एक तरीका अपनाना पड़ता, लेकिन हम लोग को तो उतना दिक्कत है नहीं, हम लोग तो सुविधा में है। तो सुविधा में है, आराम से होले नंबर में आ गया है, तो ठीक है, यानी पूरी नंबर में आ गया है। अब हमको जानते हो क्या करना पड़ेगा, इसका यहाँ से हमारा काम बन गया। अब हम लोग आराम से इसका एम्पिरिकल फार्मूला बना सकते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला बनाने के लिए देखो, इसमें पहले हाइड्रोजन है, कार्बन है, क्लोरीन है। तो देखो जानते हैं आप कभी भी फार्मूला देखे होगे, चाहे मीथेन का नाम सुने होगे CH4, या फिर क्या कहते हैं CH3OH, या फिर इस तरीके से जो भी फार्मूला सुने होगे, तो पहले C रहता है, उसके साथ H रहता है, फिर और कोई एलिमेंट रहता है, अक्सर देखते होगे ऐसा। तो हम लोग भी वही काम करने वाले हैं अभी। तो अब देखा जाए इसी को कैसे हम एम्पिरिकल फार्मूला बनाएंगे। तो एक कार्बन और उसका पड़ोसी होता है H, हाइड्रोजन, ठीक है। तो कार्बन हाइड्रोजन और क्या, क्लोरीन, ये तीनों लिए। अब क्या किए, एम्पिरिकल फार्मूला इसका है, एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला कैसे लिखेंगे, तो देखो सबसे पहले कार्बन लिखना चाहिए, ठीक है, फिर हाइड्रोजन, फिर क्लोरीन। ये सब चीज़ पे आगे चर्चा करेंगे, क्यों आगे पीछे ऐसा वैसा। तो देखो कार्बन है जैसे क्या, तो कार्बन कितना आया है भाई, 1 तो आया है ना, तो कार्बन ये 1 ही रह गया, ठीक। अब देखो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट होल एटॉमिक नंबर क्या आया है, एटॉमिक रेशियो क्या आया है 2। तो हाइड्रोजन कितना है 2 ना। अच्छा, उसके बाद क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का ये कितना है, 1 ही है, यानी कि कार्बन का भी 1 है, क्लोरीन का भी 1। एक लिखने या नहीं लिखने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं CH2Cl। ये हो गया मेरा एक आंसर। ये हो गया कौन सा, एम्पिरिकल फार्मूला, यानी कि
Cl। ठीक है, ये एम्पिरिकल फार्मूला बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाएंगे। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला जानते हो कैसे बनता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर फार्मूला होता है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, अब आप पूछोगे ठीक है सर मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला तो होता है, लेकिन यहाँ पर n क्या है? सवाल उठता है ना भाई, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर n इंटू क्या, एम्पिरिकल फार्मूला, लेकिन इसमें n क्या है? n जानते हो क्या होता है? n होता है क्या कि जैसे n बराबर निकालेंगे मोलर मास और मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो मास होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो कंपाउंड का मास होगा ना उसको मोलर मास बोलेंगे, और इंपिरिकल फार्मूला में जो कंपाउंड का मास होगा उसको इंपिरिकल मास बोलेंगे। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं, या फिर ऐसे भी आप बोल सकते हैं मास ऑफ इंपिरिकल फार्मूला। ठीक है, किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। तो मोलर मास क्या हुआ? मॉलिक्यूलर फार्मूला जब लिखा हुआ है तब का जो मास होगा कंपाउंड का वो मोलर मास, और इंपिरिकल फार्मूला में जो कंपाउंड का मास होता है वो इंपिरिकल मास होता है। तो इंपिरिकल मास यहाँ पर आप चाहो तो निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकालेंगे इंपिरिकल फार्मूला? n बराबर क्या बोले? n बराबर होता है आपको क्या, मोलर मास। ठीक है, मोलर मास बटे इंपिरिकल मास कह सकते हो। मोलर मास बटे क्या, इंपिरिकल मास। अब मोलर मास आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 98.96 ग्राम। और ये इंपिरिकल मास जो है वो कैसे निकलेगा? ठीक है, तो इंपिरिकल मास निकालने के लिए देखो, ये इंपिरिकल फार्मूला में जब कंपाउंड लिखा हुआ रहता है ना, तब उस समय उसका अगर हम लोग मास कैलकुलेट करेंगे, एटॉमिक मास वगैरह या फिर मास कैलकुलेट करेंगे, तो उसी को ही हम नाम दे दिए अपने तरफ से क्या, इंपिरिकल मास, शॉर्ट में बोलने के लिए। तो जैसे कार्बन है तो कार्बन का मास होता है कितना, 12। ये तो एक ही पीस है तो बेचारा एक ही रह गया, एक ही। ठीक है, हाइड्रोजन का होता है 1, मोलर मास इसका कितना होता है, 1 होता है ना। तो 1 इंटू 2 पीस है तो 2 प्लस क्लोरीन का यहाँ पे हम लोग निकाले थे अभी ना, एटॉमिक मास निकाले थे ना। तो ये जो मास होता है एटॉमिक मास कहते हैं उसको। तो एटॉमिक मास इसका कितना होता है, क्लोरीन का होता है 35.5। अच्छा, सबका मास हम लोग लिख दिए, तो सबका मास को ऐड कर देंगे तो ये इंपिरिकल फार्मूला में कंपाउंड का मास हो जाएगा। तो ये 12 और ये 2 और ये 35.5, इन तीनों को जब आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 49.5। तो इसको यहाँ लिख देते हैं 49.5। इसको जब आप कटाओगे तो लगभग ये 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से n बराबर क्या आया, 2। अब हम लोग देखो आराम से n का मान यहाँ 2 पुट करेंगे। इंपिरिकल फार्मूला कितना था अपने पास, CH2Cl। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या निकल जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी कि कार्बन 2 ठो, ये 2 से मल्टीप्लाई होके हाइड्रोजन 2 दूना 4 ठो, और क्लोरीन का ये 2 गो, यानी कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा वो इतना आएगा। यानी कि यहाँ से हम लोग फाइनली अब समझ गए इंपिरिकल फार्मूला इतना और मॉलिक्यूलर फार्मूला इतना, मॉलिक्यूलर फार्मूला इतना और इंपिरिकल फार्मूला क्या, इतना। ध्यान रखना, इंपिरिकल फार्मूला CH2Cl, उसका डबल है कौन, मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना है, C2H4Cl2। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लिए प्रॉब्लम नंबर 1.3 करने वाले हैं, क्लास 11th केमिस्ट्री का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको बड़ा अच्छे तरीके से समझना है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप देखो जरा सा, बोल रहा है क्या क्वेश्चन में कि अगर 16 ग्राम मीथेन को, यानी कि CH4 मतलब क्या, मीथेन को अगर हम लोग जलाते हैं, ठीक है, उसका कंबशन करने पर कितना ग्राम हमको वाटर मिलता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। मीथेन को जलाने से पानी, यानी किसी चीज को आप जला रहे हो तो हमको वाटर मिलेगा। देखो कितना अच्छा सा चीज है, देखते हैं जरा सा क्या होता है। यहाँ पर ये मीथेन है, ठीक। मीथेन को क्या बोल रहा है कि कितना मीथेन भाई, 16 ग्राम मीथेन। ठीक है, अगर आप 16 ग्राम मीथेन को जलाओगे तो आपको कितना वाटर मिलेगा। तो मीथेन को, यानी कि किसी भी चीज को जलाने के लिए आपको चाहिए तो कौन, ऑक्सीजन का जरूरत है। यानी कि अगर आप मीथेन को कैसे, ऐसे तो नहीं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस के बिना तो आप जला नहीं सकते। तो मीथेन को अगर जलाना है तो हमको चाहिए कौन, ऑक्सीजन। और जब मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे, ये जलेगा जब, तो जलने के बाद तो जलेगा तो कुछ पानी बनेगा, ठीक है, तो कुछ धुआं भी निकलेगा, आई मीन कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगा, ठीक है, प्लस साथ ही साथ कुछ
वाटर भी बनेगा, लेकिन कौन कितना बनेगा ये सब चीज़ तो पता नहीं है। तो ये एक इक्वेशन हम लोग जनरेट किए, क्रिएट किए कि मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराए, ये जब जला ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो जलने के बाद थोड़ा सा धुआं तो छोड़ेगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तो निकालेगा ही, और साथ ही साथ थोड़ा वाटर भी जनरेट करेगा। लेकिन कितना ग्राम वाटर जनरेट करेगा, यही है मेरा सवाल। ठीक है, तो अच्छा देखें तो जरा सा ये 16 ग्राम बोला ना, 16 ग्राम मीथेन, 16 ग्राम मीथेन। तो एक काम करते हैं, जरा सा देखते हैं पहले ये मीथेन का, ये जो इक्वेशन लिखे हैं इसमें मीथेन का वजन है कितना भाई। तो ये कार्बन जो है, कार्बन का कितना होता है 12 होता है एटॉमिक मास। अच्छा, इसका मास, कार्बन का मास कितना हो गया 12। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन 4 गो है ना, एक एक हाइड्रोजन का कितना होता है, एक एक जो उसका एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1। ये 4 गो है तो ये 4, जरा देखे तो ये 12 4 कितना हो गया भाई, अरे 16। अरे इसका मतलब क्या, ये जो मीथेन है यहाँ पर, ये जो एक ठो मीथेन है ना CH4, एक तो लिखा हो, ये तो एक मीथेन है, यानी कि 1 मोल मीथेन हो गया। अगर यहाँ 2 लिख देते हैं मतलब 2 मोल मीथेन, अगर यहाँ 3 लिख देते हैं तो 3 मोल मीथेन, है ना। अच्छा ठीक 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 है, यहाँ पे कितना 1 मोल मीथेन। ये जो 1 मोल मीथेन है इसका वजन देखे तो अरे ये तो 16 ग्राम है। अच्छा, तो जब 16 ग्राम है यानी कि यही जो जलेगा ना तो कितना वाटर मिलेगा, यही देखना है। तो जरा इस इक्वेशन को पहले बैलेंस करो आप, बैलेंस नहीं दिख रहा हमको इक्वेशन। देखो तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 ठो है, यहाँ पे 2 है, लेकिन अरे इधर इस साइड में रहा ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे क्या है 1, 3 ऑक्सीजन, यहाँ क्या है 2 ऑक्सीजन। एक काम करते हैं, जरा बैलेंस करते हैं इसको। कैसे बैलेंस करेंगे तो देखो आप जरा सा, तो एक काम करते हैं, अगर हम यहाँ पर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें, देखो तो जरा सा 2 दूना 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और 2 गुना ये, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, इधर भी 4 ऑक्सीजन हो गया और इधर भी क्या 4 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, अच्छा तो बैलेंस हो गया। कार्बन 1 इधर 1 इधर, हाइड्रोजन 4 इधर, 2 दूना 4 इधर हाइड्रोजन, यानी कि ये एक क्या है बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, अच्छी बात है। अब ये देखो तो ये CH4 एक ही पीस था ना बेचारा, यानी कि 1 मोल मीथेन 16 ग्राम, हमको सवाल क्या था कि 16 ग्राम मीथेन जलेगा तो कितना H2 आएगा। और ये जो 1 मोल दिख रहा है ना, इसका जब हम जरा सा वजन चेक किए तो देखते अरे 16 ग्राम है। यानी कि सवाल घुमा फिरा के पूछना क्या चाहता है, सवाल ये 16 ग्राम मीथेन जलने पे कितना वाटर, यानी कि सवाल ये पूछना चाहता है वो 16 ग्राम मतलब 1 मोल मीथेन जलेगा तो कितना ग्राम H2O आएगा, यही पूछना चाहता है वो। तो देखो जरा सा दिमाग लगाते हैं, तो ये 1 मोल हुआ तो ये H2O हमको कितना मिला, देखो तो आप H2O कितना पीस है 2। अच्छा ठीक है, तो यानी कि 2 मोल हमको H2O मिला। कितना मोल 2 मोल H2O मिला। अच्छा ठीक है, जब 2 मोल H2O है तो इसका जरा सा वजन देखो तो आप कितना होगा 2 दूना 4। अच्छा ये हाइड्रोजन जो है उसका तो, अच्छा ये 2 गुना हाइड्रोजन का मास कितना 1, ये है कितना पीस तो 2 पीस, प्लस ऑक्सीजन की बात करें तो 2 गुना ऑक्सीजन है ना, 2 गुना ऑक्सीजन का मास कितना होता है ये 16। अच्छा तो ये 2 दूना 4 और ये 16 दूना 32 बराबर कितना 36 ग्राम। अच्छा तो यानी कि हमको ये समझ में आया कि अगर हम लोग ये जो मीथेन था 1 मोल मीथेन, इसका वजन था कितना, हम जरा चेक करके देखें तो अरे 16 ग्राम है। यानी कि 16 ग्राम यानी कि 1 मोल यानी कि 16 ग्राम मीथेन जलेगा तो कितना H2O आया 2 मोल H2O, यानी कि 2 मोल H2O मतलब 2 गुना इसका टोटल जब वजन निकाले तो क्या आया भाई 36 ग्राम। इसलिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अगर 16 ग्राम मेरा मीथेन जलता है तो ये वाटर कितना प्रोड्यूस करता है, ये करता है 36 ग्राम वाटर बनाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 1.4 करने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप देखा जाए, क्वेश्चन बोल रहा है क्या, पिछला वाला जो क्वेश्चन था ना आपने किया था ना प्रॉब्लम नंबर 1.3, सेम उसी के जैसा सवाल है। इसमें क्या बोल रहा है, उसी के जैसा रिलेटेड है सवाल। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाए, उसके लिए हमको मीथेन कितना मोल मीथेन को जलाने की जरूरत है, यानी कि कितना मोल मीथेन जलेगा तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो आपको एक बात याद है कि पिछले सवाल में भी अगर आपने देखा होगा तब तो अच्छी बात है, क्या कहते हैं मीथेन जो था उस मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं तो मीथेन जलेगा भाई, तो जलने के लिए किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन के मौजूदगी में जब जलेगा बेचारा
तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस करेगा ही, और साथ ही साथ क्या, थोड़ा सा वाटर भी प्रोड्यूस करता है। याद करो आप पिछले वाले क्वेश्चन में, और याद करो आप उसमें बैलेंस करने के लिए यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हुआ था, फिर यहाँ से भी क्या 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तब ना ऑक्सीजन हो गया 2 दूना 4, और क्या यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 2 और 2 4, और कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2 दूना 4, यानी ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, सवाल ये पूछ रहा है कि कितना मोल मीथेन का चाहिए हमको जलाने की जरूरत पड़ेगी ताकि क्या कार्बन डाइऑक्साइड जो वो कितना ग्राम आ जाए, 22 ग्राम मिल जाए। ठीक, 22 ग्राम हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिले। तो अब देखो जरा दिमाग लगाते, दिमाग से काम करेंगे। यहाँ पे देखो तो ये CH4 कितना है, एक ही पीस है ना बेचारा मीथेन, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 मोल है, H2O भी 2 मोल है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल है। देखो तो 1 मोल मीथेन को जब जलाते हैं, ठीक है, 1 मोल मीथेन को अगर हम जला रहे हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना ग्राम मिल रहा है। देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का वजन होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, और गुना ये 2 पीस है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 12 प्लस 16 दूना 32। ठीक है, तो ये हो गया क्या 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिला। क्या समझ में आया कि 1 मोल मीथेन को जब जलाते हैं तब फिर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, कितना ग्राम, 44 ग्राम, 1 मोल मीथेन को जलाने से 44 ग्राम हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो सवाल ये है कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिले उसके लिए कितना मोल मीथेन को जलाना पड़ेगा। 44 ग्राम के लिए 1 मोल, तो 22 ग्राम के लिए आधा मोल। क्या डायरेक्ट आंसर बोल दिए कि नहीं? नहीं जी, अरे 44 के लिए 1 मोल चाहिए तो 22 के लिए आधा मोल चाहिए। सिंपल सा सवाल नहीं? चलो ठीक है, समझ में आया कि नहीं जरा कमेंट में बताना, इतना भी समझ आता है कि नहीं आपको। 44 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 1 मोल मीथेन, तो 22 यानी कि आधा ना, आधा। 44 ग्राम के लिए 1 मोल मीथेन, तो 22 ग्राम के लिए आधा मोल मीथेन। आंसर हो गया मेरा, आधा मोल हमको मीथेन चाहिए, यानी कि 0.5 मोल मीथेन चाहिए। सिंपल। प्रॉब्लम नंबर 1.5 करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 11th का। इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन, उसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है, बोल रहा है क्या कि जो नाइट्रोजन है 50 kg, उसको अगर मिलाते हैं क्या किससे, 10 kg हाइड्रोजन से, तो कितना kg हमको मिलेगा NH3 यानी कि अमोनिया। यानी कि सिंपल भाषा में अगर 50 kg N2 है, उसको उसमें अगर मिलाते हैं क्या 10 kg H2, तो कितना हमको kg NH3 का मिलेगा। ठीक है, यानी कि N2 और H2 बना के क्या NH3, ये है 50 kg, ये है 10 kg, तो ये कितना kg होगा, सवाल ये है। ठीक है, अच्छा एक सवाल और है इसी में एक सवाल और है कि लिमिटिंग रिएजेंट भी बताना है हमको। इस रिएक्शन जो हो रहा है इन दोनों को मिला करके ये जो बन रहा है, तो उसमें हमको ये पता करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है यहाँ पर। ठीक है, तो एक बात देखा जाए, हम अगर इसका वजन पता करना चाहते हैं ना, तो इन दोनों को मिला करके कितना kg ये बनेगा, तो पता करने से पहले हम लोग को ना लिमिटिंग रिएजेंट पता करना बहुत ज़रूरी है। आखिर ये लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, ये मन में सवाल उठता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है कि जब भी कोई रिएक्शन हो रहा है, मान लिया जाए इसमें इसको मिलाएं और मिला करके कुछ ये बनाए, तो उसमें जो भी चीज़ मेरा लिमिट में, यानी कि जितना हमको चाहिए उतना अमाउंट में है नहीं, एकदम एक लिमिट में ही है, कम अमाउंट में है, उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको क्या है, चाय बनाना है, ठीक है, और आपके पास दूध जो है वो 1 कप है और चीनी आपके पास 5 kg डब्बा फुल है एकदम। तो चीनी आपके पास 5 kg है, ठीक, और दूध आपके पास कितना है, 1 कप ही है। तो आज जब आप चाय बनाओगे तो कितना बना सकते हो, चाय कितना बना सकते हो, सिर्फ 1 कप ही ना। ऐसा थोड़ी है कि 5 kg चीनी है तो 5 kg दूध का चाय, हम लोग 5 kg चाय बना सकते हैं दूध वाला, ऐसा तो नहीं कर सकते। यानी कि अगर जो हमको चाय बनाना है, तो चाय बनाने के लिए जो हमारा ये जो चाय है उसका जो अमाउंट है, वो चाय कितना बनेगा उसका मात्रा किस पे निर्भर कर रहा है, दूध पे, जो कि दूध ही कम है। कभी कभी ऐसा भी सुनते हो कि यार घर में गेस्ट आया, लेकिन अगर आपको चाय बनाना, दूध नहीं है, दूध खत्म हो गया, लो तो हुआ नहीं। तो यहाँ पर जो दूध मेरा कम अमाउंट में है, ठीक है, चीनी चाहे कितना भी हो जाए, दूध मेरा कम अमाउंट में, एक लिमिट में है, तो हम लोग जो चाय बनाएंगे वो कितना बना सकते हैं, 1 कप दूध से 1 कप चाय ही बना सकते हैं। ठीक है, चीनी हमारे पास 50 kg भी है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है,
ठीक है। तो यानी कि जो लिमिट अमाउंट में है, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट की जो बात करें तो वो कौन है, दूध है यहाँ पर। तो हमारा जो चाय बनेगा, वो जो प्रोडक्ट होगा यानी कि चाय, वो किस पर डिपेंड करेगा, दूध पे डिपेंड करेगा, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करेगा। तो यही चीज़ हमको देखना है कि इसको और इसको मिलाने से ये बन रहा है, ठीक है। जैसे चीनी में अगर क्या दूध मिलाते हैं तो हमारा चाय बन जाता है, लेकिन इसमें कम अमाउंट में कौन है वो हमको सबसे पहले पता करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं उसको पता करने का एक सिंपल सा तरीका है, फटाफट से देख लेते हैं क्या तरीका है। जैसे कि सबसे पहले आपको क्या काम करो कि सबका पता करो कि आखिर ये 50 kg है, ये 10 kg है, तो आखिर ये जो 50 kg है ना, तो इसमें 50 kg N2 में कितना आखिर मोल है N2 का, पहले ये पता करो आप, ठीक है। तो अगर इस N2 का अगर आप मोल पता करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स का एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है गिवन मास बाय क्या, मोलर मास। पहले भी अगर एनसीईआरटी और कुछ प्रॉब्लम सब आप सॉल्व किए होंगे तो आपको ये एक्सपीरियंस हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, तो गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास कितना है भाई, 50 kg है, ठीक है। अब मोलर मास बात करें तो N2 का मोलर मास N एक का होता है 14, और ये 2 गो है तो 14 दूना क्या 28, इसका मोलर मास कितना हो गया 28। ये ग्राम में होता है, तो ये केजी में, तो हमको इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 50 से 1000 से मल्टीप्लाई किए, अब बटे ये क्या 28 ना, तो ये मेरा क्या आ गया, नंबर ऑफ क्या मोल्स आ गया। ये हो गया मेरा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा कितना 50,000 अब बटे 28 बराबर 1786, इतना मोल्स, ठीक है। अच्छा, तो क्या बोलते हैं यानी कि जो 50 kg नाइट्रोजन था यानी कि N2, वो 50 kg में कितना मोल हुआ भाई 1786। फिर उसके बाद ज़रा सा इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो इसका भी अगर क्या बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाल लेते हैं, इसका हाइड्रोजन का, यहाँ तो हम इसका निकाल लेते हैं नाइट्रोजन का, अभी ज़रा सा हाइड्रोजन का निकाल लेते हैं। इसमें कितना 10 kg में कितना मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास बाय क्या मोलर मास कर सकते हैं, ठीक है। तो गिवन मास मेरा कितना है 10 kg डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो हाइड्रोजन का इसका H2 का सवाल में ही H2 दिया हुआ है, तो इसका अगर मोलर मास पता करेंगे तो एक हाइड्रोजन का तो 1 होता है, ये हो गया 2, 2 गो है तो ये आ गया 2, तो ये इसका मोलर मास निकालने का ये तरीका हुआ, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो है ये मेरा ग्राम में आया ना, तो 10 × kg है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी ग्राम में बदल जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, ये भी ग्राम में, ये भी क्या ग्राम में, तो 10,000 बटा 2 ये हो गया क्या मेरा 5000, इतना मोल्स है। यानी कि 10 kg हाइड्रोजन में 5000 मोल्स है हाइड्रोजन का H2 का, और 50 kg नाइट्रोजन में जो N2 का जो मोल्स है नंबर ऑफ मोल्स वो कितना है 1786 मोल्स है, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो क्या कहते हैं रिएक्शन है उसको ज़रा सा पहले लिख लेते हैं। तो देखा जाए जो हमारा इक्वेशन है वो कैसा होगा, इक्वेशन होगा जैसे N2 में हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं भाई H2, तो हमको क्या मिल रहा है NH3, यही नहीं बोल रहा है कि इन दोनों को मिलाने से ये बन रहा है, ठीक है। चलो मान लो इन दोनों को मिलाने से ये बना। अब एक काम करते हैं, ये जो है इसको इक्वेशन को थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं। इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर तो मेरा 1 ही है, तो एक काम करते हैं इधर जो है हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मेरा कितना 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। अब बात करें H2 की, हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे 2 तिया 6 है हाइड्रोजन, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये मेरा एक बैलेंस्ड इक्वेशन बन गया, ठीक। अब इसमें एक चीज़ देखा जाए, अगर हमको पता करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो आपको सबसे पहले ना पता करना पड़ेगा क्या लिमिटिंग रिएजेंट पता करना है, तो उसका एक तरीका होता है। देखा जाए यहाँ जो N2 है ये कितना मोल्स है, यहाँ पर यहाँ N2 मेरा 1 मोल है, अच्छा ठीक है, सॉरी N2 जो है एक इक्वेशन लिखे हैं ना, सॉरी कहने का मतलब N2 टोटल रिएक्शन में तो नंबर ऑफ मोल्स आप बोलोगे 1786, वो एक अलग बात है। ये जो इक्वेशन हमने बनाया है बैलेंस्ड इक्वेशन, इस इक्वेशन में यहाँ पर ये जो रहता है ना कोफिशिएंट N2 का जो ये कोफिशिएंट है,
इसको स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट बोला जाता है। और यहाँ पर H2 के आगे में जो कोफिशिएंट है 3, इसको स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट बोला जाता है H2 का, ठीक है। अच्छा, तो ये जो आगे में रहता है ना ये दोनों, इसको बोला जाता है स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर आपको किसी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट पता करना है तो उसके लिए आपको करना क्या चाहिए मालूम? नंबर ऑफ मोल्स कितना है उसका, नंबर ऑफ मोल्स, उसको डिवाइड कर दो आप उसके स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से। ये एक ट्रिक है, ठीक है, जल्दी आपको किसी बुक में मिलेगा नहीं, ठीक। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1786, बट इसका स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना था 1। अच्छा, तो ये मेरा कितना आया 1786 आया, ठीक। फिर उसके बाद हाइड्रोजन का इसको ज़रा चेक करो, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स आर डिवाइडेड बाय इसका स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 3। तो इसको ज़रा डिवाइड करके देखो तो कितना आता है भाई। तो ये कितना था 5000 था ना, नंबर ऑफ मोल्स इसका 5000 और डिवाइडेड बाय स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इसका 3 था। तो ये डिवाइड किया तो ये आया 1666.66। तो अब क्या करते हैं, देखते हैं कि इन दोनों में कम कौन है। छोटा है ये ना, ये कम है, और ये क्या आया ज़्यादा आया, ठीक है। तो जो कम अमाउंट में है, जो कम, अगर नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल्स उसका और क्या ये स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड करेंगे तो जो कम आएगा ना वही कहलाता है मेरा क्या लिमिटिंग रिएजेंट। तो यानी कि इन दोनों में से किसका कम है नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका ना H2 का। तो ये मेरा क्या कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन बन गया हमारा H2, ये हम पता कर लिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका ले सकते हो, ठीक है। अब हम लोग जो है बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही आसान स्टेप में बन जाएगा हमारा NH3 कितना kg बनेगा वो हम लोग अब पता कर लेते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए ना। अब हम लोग ये पता करते हैं अगला कि NH3 कितना kg फॉर्म होता है, देखते हैं आगे। अब देखा जाए, हम लोग इधर का इरेज कर लिए, इसका काम नहीं था, लेकिन इधर का थोड़ा बहुत काम है। देखा जाए क्या है। अब हम लोग को पता करना है कि जो नाइट्रोजन में हम लोग आखिर जो मिलाए थे हाइड्रोजन, तो हमको जो अमोनिया बना था NH3 को अमोनिया बोलते हैं, ठीक है। यानी कि बैलेंस कर लिए थे हम लोग इक्वेशन एक बार, यही था ना 2, ठीक है। एक चीज़ देखा जाए तो लिमिटिंग रिएजेंट तो मेरा ये था, जैसे कि चीनी और दूध का जो एग्जाम्पल था उसमें दूध मेरा क्या था लिमिटिंग रिएजेंट था, ठीक है। और उसी पे डिपेंड कर रहा था कि कितना चाय बनेगा। अगर 1 कप दूध था तो 1 कप चाय बनेगा, 2 कप दूध था तो 2 कप चाय बनेगा, 3 कप दूध था तो 3 कप चाय बनेगा, क्या है कि नहीं। चीनी चाहे 50 डब्बा रहे या 10 डब्बा रहे, उससे क्या लेना देना। तो यहाँ पर चीनी का रोल प्ले कर रहा है कौन, ये कर रहा है ना चीनी का रोल प्ले, और ये वो जो 1 कप दूध था उसका रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो इसी के अनुसार हमारा ये बनेगा। तो 1 कप दूध तो 1 कप चाय बना था ना, बस वही कहानी है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं भाई कि 3 गो H2 मिलने से 2 गो NH3 बनता है। 3 गो H2 मिलने से 2 गो ये बनता है ना, क्योंकि 3 मोल H2 का रहने से वो बनाता है कितना 2 मोल किसका बनाता है NH3 का। 3 गो हाइड्रोजन बनाता है 2 गो अमोनिया, इसीलिए एगो हाइड्रोजन यानी कि एगो H2 बनाएगा कितना अमोनिया 2/3, इतना अमोनिया बनाएगा ना। अच्छा ठीक है, उसके बाद 3 मोल H2 का क्या करता है 2 मोल बनाता है NH3 का। तो 1 मोल H2 का वो कितना मोल NH3 का बनाएगा 2/3, इसीलिए H2 टोटल अमाउंट में कितना है, H2 का नंबर ऑफ मोल्स टोटल कितना है 5000। तो 5000 मोल अगर हाइड्रोजन का है तो वो कितना मोल NH3 बनाएगा 2/3 गुना क्या 5000। फिर से 3 मोल हाइड्रोजन का बनाता है 2 मोल NH3, तो 1 मोल हाइड्रोजन का बनाएगा 2/3 मोल NH3 का, इसीलिए 5000 था ना भाई। 10 kg H2 का मतलब कितना मोल था उसमें हम लोग कैलकुलेट किए थे 5000 मोल। तो 5000 मोल अगर हाइड्रोजन का है तो वो कितना मोल NH3 बनाएगा, इतना मोल NH3 का बनाएगा, है कि नहीं, इतना मोल। अच्छा ठीक है, तो ये आ गया मेरा कितना 10000 अब बटा क्या 3, इतना मोल बनाएगा। अब NH3 का, वो भी किसका NH3 का।
नाउ अब हमको ये पता करना था कि इतना मोल जब NH3 का बनेगा तो उसका आखिर वजन कितना होगा, बस ये निकाल दिए तो काम हो गया। अच्छा, चूँकि 1 मोल अगर NH3 है तो उसका वजन कितना है पहले देखो आप। तो 1 मोल का तो नाइट्रोजन के लिए N है तो इसका हो गया 14 प्लस हाइड्रोजन यहाँ 3 गो है ना, H तो मेरा क्या है 3 है, 1 गुना 3 तो 3 और 14 ये कितना हो गया 17 ग्राम। ठीक है, अगर अमोनिया का यानी कि NH3 का 1 मोल लेते हैं तो उसका वजन कितना होता है 17 ग्राम। और इतना मोल अगर अमोनिया बन रहा है तो उसका वजन कितना होगा, 1 मोल अमोनिया का वजन 17 ग्राम, इसलिए इतना मोल अमोनिया का वजन इतना गुना 17 ग्राम क्या, यानी कि टोटल जो वजन हो जाएगा 10,000/3 गुना 17। ये तो ग्राम में आएगा ना, हमको इसको केजी में कन्वर्ट करना। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम चाहें तो इस टोटल को 1000 से भाग दे देते हैं, यानी कि ये आएगा मेरा 17,000 17,000/3 इतना ग्राम में आया। तो केजी में कैसे कितना होगा भाई, इसको अगर हम लोग क्या करें 1000 से डिवाइड कर दे तो यानी कि 17,000/3 को 1000 से अगर हम लोग भाग दे दें तो ये मेरा केजी में कन्वर्ट कर जाएगा। तो 3 0 कैंसिल, तो यानी कि 170/3 इतना मेरा केजी बनेगा अमोनिया को। तो ये हो जाएगा 56.6 इतना केजी, यानी कि जो अमोनिया बनेगा वो बनेगा 56.6 केजी। ठीक है, इतना मोल बनेगा अमोनिया, यानी कि 56.6 केजी बनेगा अमोनिया। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। प्रॉब्लम नंबर 1.6 करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 11 का। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इससे आपको सीखने के लिए भी कुछ मिलेगा। ठीक है, तो देखा जाए जरा सा, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 ग्राम कोई एक सब्सटेंस है, मान लिया जाए A, ठीक है, उसका 2 ग्राम लिया जाता है और उसको मिला दिया जाता है 18 ग्राम पानी में। तो हमको बताना है कि सॉल्यूट का परसेंटेज कितना आएगा। ठीक है, मास परसेंट उसका कितना होगा। तो देखो आप जरा सा, यानी कि क्या है, आप इसी एग्जाम्पल को अच्छा लगेगा। मान लिया जाए ये A मेरा क्या है, चीनी है, मान लिया जाए, है ना, शुगर है। ठीक है, ऐसा मान करके हम सवाल को बना देते हैं। A बोलना अच्छा नहीं लगता ना, मान लिया जाए क्या है वो, चीनी है या कुछ भी है अपना। जैसे कि आप शरबत बनाते होगे, 1 गिलास पानी में आप 2 चम्मच क्या किए, चीनी मिलाए, पी गए। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, जैसे कि मान लिया जाए A है कोई सब्सटेंस, वो कितना लिए हैं 2 ग्राम। आप एक चीज़ देखो, आपको एक बात और जानकारी बता देते हैं, जो ज़्यादा अमाउंट में रहता है उसको बोला जाता है सॉल्वेंट। ठीक है, ठीक, और जो कम अमाउंट में रहता है उसको बोला जाता है सॉल्यूट, यानी कि जो घुल जाता है वो है सॉल्यूट और जो घुलाता है वो क्या है, सॉल्वेंट। जैसे कि 1 गिलास पानी में आपने 2 चम्मच चीनी डाला ना, तो वो जो 2 चम्मच चीनी जो आप डाला उसको घुलाने के लिए, वो चीनी हो गया आपका सॉल्यूट, और जो 1 गिलास पानी है ना, वो पानी हो गया आपका क्या, सॉल्वेंट। तो ये है मेरा सॉल्वेंट और ये है 2 ग्राम मेरा क्या, सॉल्यूट। और हमको इसका परसेंटेज निकालना है, किसका, सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट का परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई, मान लिया जाए 18 ग्राम पानी में 2 ग्राम चीनी मिला दिए। ठीक है, तो पूरा जो सॉल्यूशन तैयार हुआ, घोल तैयार हुआ, उस घोल का वजन कितना होगा, 20 ग्राम नहीं होगा। इसका और इसका जो हम लोग एक सॉल्यूशन तैयार करेंगे, वो सॉल्यूशन कितना ग्राम होगा उसका वजन भाई, 2 ग्राम प्लस 18 ग्राम मिला करके कितना, 20 ग्राम टोटल वजन होगा। यानी कि 1 गिलास पानी में 18 ग्राम पानी था और 2 ग्राम चीनी था, तो 18 और 20 मिला के टोटल वजन कितना हुआ, 18 और 2 मिला के टोटल वजन कितना हुआ, 20 ग्राम। ठीक है, टोटल वजन 20 ग्राम है। अब क्या करते हैं हम लोग, जो सॉल्यूट है यानी कि जो चीनी जिसको बोल दिए थे यानी कि A, इसको देखना है कि इसका मास परसेंट कितना है सॉल्यूशन में। ठीक है, इसका ये कितना हिस्सा है, तो यानी कि टोटल जो घोल तैयार हुआ है वो तो 20 ग्राम का हुआ है। 20 ग्राम में 2 ग्राम है कौन, A सब्सटेंस का अमाउंट, यानी कि जैसे चीनी अगर मिलाते तो वो यानी कि सॉल्यूट, यानी कि 20 ग्राम में टोटल 2 ग्राम ही ना मेरा सॉल्यूट है, 2 ग्राम ही तो क्या है, सॉल्यूट है। तो इसका परसेंटेज में बताना है इसी चीज को कि 20 का यानी कि 20 ग्राम में 2 ग्राम ही सॉल्यूट है ना, 20 ग्राम सॉल्यूशन 2 ग्राम ही सॉल्यूट है, तो यानी कि 20 ग्राम का कितना परसेंट होता है मेरा क्या, 2 ग्राम। तो परसेंटेज निकालना आपको पता करना है, यानी कि 20 का आपको ये पता करना, 20 का कितना मान लीजिए x% होता है क्या, 2। 20 का कितना परसेंट होता है, 2, तो आपको परसेंटेज निकालना आता होगा। तो ये 2 कितना परसेंट है यही ना निकालना है, तो 2/20 गुना क्या 100 करोगे तो आपको परसेंटेज निकल जाएगा। जैसे कि
आप अगर चाहते हो कि 80 नंबर का परीक्षा हुआ, उस 80 नंबर के परीक्षा में आपको आया मान लिया जाए क्या 15 नंबर, तो आप परसेंटेज कैसे निकालोगे? 15 बटे टोटल गुना क्या 100। नहीं, जैसे कि अगर मान लिया जाए 20 नंबर का एग्जाम हुआ और उसमें आपको आया 2 ये नंबर, 20 नंबर का एग्जाम में कितना आया 2 नंबर, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे? 2 नंबर आया और टोटल नंबर कितना था 20 गुना क्या 100। उसी तरीके से यहाँ भी टोटल सॉल्यूट का अमाउंट था 2 और टोटल सॉल्यूट का अमाउंट था 2 और टोटल सॉल्यूशन था कितना 20, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2/20, ये कट गया 5 बार में, तो 5 गुना 2 यानी कि 10% आंसर। तो इस तरीके से हम लोग जो है सॉल्यूट का परसेंटेज निकाल लेंगे। 20 ग्राम में 2 ग्राम सॉल्यूट है तो 20 का कितना परसेंट है ये 2 ग्राम, यही करना था, तो 20 का 10% है ये 2 ग्राम ना, तो इसका परसेंटेज कितना आया भाई 10%। यही हो गया क्या मेरा आंसर। प्रॉब्लम नंबर 1.7 करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का। क्वेश्चन क्या है इसको अच्छे तरीके से पहले आप समझ लो, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो NOH है ना उसका आपको मोलरिटी पता करना है, ठीक है, लेकिन दिया हुआ क्या क्या सवाल में है उसको आप अच्छे तरीके से समझो सवाल को, ठीक है। क्या सवाल में बोल रहा है कि NOH का NaOH का यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH का आपको मोलरिटी पता करना है, ठीक, लेकिन सवाल में दिया गया क्या है कि NaOH आपको 4 ग्राम दिया गया है, ठीक, और इस 4 ग्राम NaOH को पर्याप्त मात्रा में वाटर के साथ मिला दिया गया। जैसे कुछ पानी था, उस पानी में आपको NaOH मिला दिया गया 4 ग्राम, और मिलाने के बाद जो टोटल सॉल्यूशन तैयार हुआ ना, वो टोटल सॉल्यूशन तैयार हुआ है आपको कितना 250 मिलीलीटर का। हम एक काम करते हैं, 250 मिलीलीटर है ना, उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ml है ना, तो 1000 से डिवाइड कर दिए तो हमारा लीटर में आ गया पूरा का पूरा। यानी कि सवाल ये कह सकते हैं कि 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH को कुछ पानी में मिलाएं, और मिलाने के बाद जो है वो जो घोल तैयार हुआ ना मेरा, वो घोल टोटल का टोटल अमाउंट कितना है उसका 0.25 लीटर का घोल तैयार हुआ है। तो ठीक है, इसी घोल जो बना है, सॉल्यूशन जो बना है, इसमें हमको पता करना है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो मिलाए थे 4 ग्राम ना, उस सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलरिटी कितना है, ठीक। अच्छा ठीक है, उसका मोलरिटी। तो देखो आप, हम लोग पहले पढ़ चुके थ्योरी वगैरह में कि जो मोलरिटी है आपको मालूम होगा, मोलरिटी का जो फॉर्मूला होता है किसी भी चीज़ का निकालने का, वो होता है कैसे निकालना है, जो सॉल्यूट है उसका नंबर ऑफ मोल्स आर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो हमको सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में चाहिए था, इसीलिए हम लोग इसको लीटर में कन्वर्ट कर लिए थे पहले, ठीक है। तो चलो इसको अगर निकालना है तो कैसे क्या करोगे आप, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर आपको देना है, तो लीटर में सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम आपको डालना है, तो आप तो डाल दोगे 0.25 लीटर में। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ फंस जाता है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है सॉल्यूट का। सॉल्यूट किसको कहते हैं, जैसे पानी था उसमें थोड़ा सा नमक मिला दिए, तो नमक हल्का से जो मिलाए ना, वो मेरा क्या हो गया सॉल्यूट। उसी तरीके से पानी में पर्याप्त मात्रा में जो पानी था उसमें हम लोग मिला दिए क्या NaOH, तो वो जो NaOH है ना, वो NaOH मेरा क्या है सॉल्यूट। अच्छा ठीक है, अब वो जो है NaOH वो मेरा सॉल्यूट है सॉरी तो ये जो सॉल्यूट है यानी कि NaOH, इसका ये कितना मोल है वो हमको पता करना होगा। 4 ग्राम है ये दिया गया है, लेकिन कितना मोल है ये नहीं दिया गया है। तो एक चीज़ देखो आप, 1 मोल जो NaOH है, पहले तो आप इसको देखो, हम 2 तरीके से आपको बताएंगे। NaOH जो है ये मेरा 1 मोल है, ठीक है। इस 1 मोल NaOH का आप देखो तो जरा सा मास पहले होता कितना है, तो सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है क्या 16 प्लस हाइड्रोजन 1 तो है, तो ये इन सब को जोड़े तो ये आपको हो गया क्या मेरा 40 ग्राम, ठीक है। यानी कि ये जो 1 मोल NaOH था, 1 मोल NaOH का वजन है कितना 40 ग्राम, ठीक है। तो ऐसा इसको लिख सकते हैं ना, चूंकि 40 ग्राम NaOH बराबर होता है 1 मोल, इसीलिए 1 ग्राम NaOH मेरा हो जाएगा कितना 1/40 इतना मोल, ठीक है। इसीलिए क्या कहते हैं कितना ग्राम भाई 4 ग्राम दिया हुआ था ना, तो 4 ग्राम NaOH बराबर होगा कितना 1/40 गुना 4 बराबर ये कितना 0.1 आ जाएगा। 4 से ये कट जाएगा 10 बार में, तो 1/10 यानी कि 0.1 इतना मोल।
यानी कि जो 4 ग्राम NaOH है, इसका मतलब ये हुआ कि कितना मोल है NaOH, तो ये है 0.1 मोल NaOH। ठीक है, हम चाहते तो उसको शॉर्टकट तरीका और भी था। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं, यही मोल हम लोग निकाल सकते थे, गिवन मास बाय क्या, मोलर मास अगर करते तो भी आ जाता। मॉलिक्यूलर मास गिवन मास बाय क्या, मोलर मास अगर करते तब भी आ जाता। ठीक है, तो गिवन मास जो था वो 4 था, और मोलर मास जो है वो कितना है, मोलर मास इसका भी हम लोग निकाले थे 40 था, तो 4/40 ही तो किए है ना। तो गिवन मास अब बटे क्या, मोलर मास करते तब भी मेरा उतना ही आ जाता, तो 0.1 ऐसे करके निकाल सकते थे। तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकाले तो वो कितना आया भाई, 0.1 आया। ठीक है, इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो आपको मोलरिटी आ जाएगा, ये मोलरिटी आपको हो जाएगा 0.4। ठीक है, ये तो नंबर ऑफ मोल्स, तो यानी कि मोल ये लीटर में है ना, तो मोल पर लीटर भी इसको कह सकते हो। तो मोल पर लीटर को ही कैपिटल M से भी डिनोट करते हैं, ये मोलरिटी का यूनिट हो गया। ठीक है, तो ये आया हमारा मोलरिटी, कितना आया भाई, 0.4। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, लिए। प्रॉब्लम नंबर 1.8 करने वाले हैं, क्लास 11th केमिस्ट्री का। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इसको समझते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, देखा जाए जरा सा, इसमें हल्का सा दिमाग लगाना है बस। ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन में क्या, कि मोलरिटी दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड का, NaCl का मोलरिटी दिया हुआ है 3 M। ठीक है, तो मोलरिटी 3 दिया हुआ है का मतलब ये हो गया कि 3 मोल पर लीटर, ये होता है ना, कैपिटल M भी बोल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मोल पर लीटर भी बोल सकते हैं। तो मोलरिटी सोडियम क्लोराइड का दिया हुआ है 3 मोल पर लीटर, यानी कि हर एक मोल सॉल्यूशन में 3 मोल, अगर हर 1 लीटर अगर सॉल्यूशन है, कितना सॉल्यूशन, 1 लीटर अगर सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें NaCl का जो अमाउंट है वो कितना है, 3 मोल। ठीक है, यानी कि मान लिया जाए हम लोग यहाँ पर एक सॉल्यूशन ले लेते हैं, ये एक सॉल्यूशन है, और कितना ले लिए, मान लिए कि ये टोटल सॉल्यूशन है मेरा कितना, 1 लीटर है। ठीक है, 1 लीटर ये पूरा सॉल्यूशन है, यानी कि पानी है, पानी में सोडियम क्लोराइड मान लिया जाए मिला दिए, तो ये जो घोल तैयार हुआ है ये टोटल 1 लीटर है। तो इसमें जो मेरा NaCl है वो कितना है भाई, 3 मोल है, बाद बाकी क्या होगा, पानी होगा। ठीक है, होने दो। आगे क्या बोल रहा है कि डेंसिटी जो दिया हुआ है सॉल्यूशन का ना, वो डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया हुआ है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, यानी कि 1 मिलीलीटर में, यानी कि 1 मिलीलीटर अगर बात करें तो ml नापने वाला होता है ना, तो 1 ml अगर है तो उसमें कितना ग्राम सॉल्यूशन का अटता है, वो अटता है 1.25 ग्राम। ठीक है, अच्छा, यानी कि अगर कोई छोटा सा ऐसे कोई ले लिए, बटखरा ले लिए, कोई दूध वा कुछ नापने वाला होता है ना, ये 1 ml का कप है, ये कप है, उसमें कितना इसका वॉल्यूम है, 1 ml। इसमें अगर हम लोग सॉल्यूशन को भरेंगे, ये सॉल्यूशन को अगर भरेंगे, ये 1 ml वाला एक कप है, इसमें अगर हम लोग सॉल्यूशन को भरेंगे तो इसका जो वजन होगा ना, वो होगा 1.25 ग्राम, ये कहने का इसका मतलब है। ठीक है, तो 1 ml में इतना ग्राम, तो 1 लीटर में कितना ग्राम ना, 1000 गुना हो जाएगा ना। 1 ml कितना होता है, 1 लीटर का 1000वां हिस्सा ना, तो 1 ml में इतना ग्राम, तो 1000 ml में, ये इसका मतलब क्या हुआ, चूंकि 1 ml में कितना है भाई, 1.25 ग्राम, इसीलिए 1000 ml में कितना होगा, 1000 अगुना क्या, 1.25 ग्राम, यानी कि क्या 1200, ये पॉइंट ऐसे उड़ाएंगे तो यहाँ क्या 10, तो ये 2 जीरो कट जाएगा, तो यानी कि 1250, तो 1250 ग्राम, यानी, और 1000 ml को ही तो क्या बोलते हैं, 1 लीटर बोलते हैं। यानी कि ये जो 1 लीटर हम लोग जो माने थे ना, पूरा का पूरा घोल सॉल्यूशन, तो 1 लीटर का जो वजन है, अरे 1 मिलीलीटर का इतना ग्राम, तो 1000 मिलीलीटर का 1000 गुना इतना, यानी कि इतना ग्राम, और 1000 मिलीलीटर को ही तो क्या बोलते हैं, 1 लीटर बोलते हैं। यानी कि जो 1 लीटर जो मेरा ये जो घोल है, सॉल्यूशन है पूरा का पूरा 1 लीटर, ठीक है, उसमें उसका जो टोटल वजन है, यानी कि सॉल्यूशन का जो टोटल वजन है, सॉल्यूशन का टोटल वजन जो है वो है कितना, 1250 ग्राम है सॉल्यूशन का वजन। यही ना समझ में आया,
डेंसिटी इसका दिया हुआ है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, यानी 1 मिलीलीटर में इतना ग्राम, तो 1000 मिलीलीटर में इतना ग्राम, और 1000 मिलीलीटर यानी कि 1 लीटर में ही इतना ग्राम है। तो हम लोग 1 लीटर ही मान करके सारा चीज़ का पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 लीटर भैया सॉल्यूशन है और उसका जो टोटल वजन आएगा वो 1250 ग्राम होगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, इतना है। अब जरा हम देखते हैं कि इसमें ये 1250 ग्राम में जो है उसमें से NaCl कितना ग्राम है। अब जरा ये देखते हैं NaCl कितना ग्राम है। और मान लिया जाए हमको NaCl अगर घोले होंगे किसी चीज़ में, तो मान लिया क्या चीज़ में घोल दिए उसको, मान लिया जाए पानी में ही घोल दिया, ठीक है, तो पानी हो गया सॉल्वेंट, ठीक है। और जो NaCl है वो मेरा क्या हो गया, सॉल्यूट ना। जैसे कि पानी में अगर चीनी घोल देते हैं तो चीनी सॉल्यूट और पानी हो गया क्या, सॉल्वेंट। तो ठीक है, ये मेरा क्या है, सॉल्यूट है, ठीक। अच्छा, और सॉल्वेंट जो है वो क्या बोलते हैं, मान लिए क्या है मेरा, वाटर है, ठीक है। तो देखते हैं इतना ग्राम तो टोटल सॉल्यूशन का वजन है ना, तो इसमें सॉल्यूट का वजन कितना है और सॉल्वेंट का वजन कितना है ये पहले देखते हैं। ये इसीलिए सॉल्वेंट का वजन निकालना जरूरी है क्योंकि मोलेलिटी के फार्मूले में हमको मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी ज़रूरत पड़ता है। तो ज़रा सा हम लोग पहले देखते हैं कि ये जो NaCl था ना, ये तो था मेरा कितना भाई, 3 मोल था ना इसमें ना, ये 3 मोल प्रत्येक लीटर में होता था ना NaCl, तो 3 मोल यानी कि 3 गुना NaCl लगेगा। NaCl का कितना मोल लेना है, 3 मोल। इसका टोटल वजन देखते हैं तो जरा, इसका मास निकालते हैं तो कितना, 3 गुना, बाद बाकी सोडियम जो है उसका होता है कितना, 23, और क्लोरीन का जो होता है वो होता है 35.5। तो इसका मास होता है इतना, सोडियम का मास 23, और ज़रा 3 गुना इसको जोड़े तो ये हो गया 58.5, और इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया मेरा 175.5 इतना ग्राम। यानी कि जो NaCl था ना 3 मोल NaCl नहीं इसमें मिला हुआ था 1 लीटर में, यानी कि 3 मोल NaCl मतलब इतना ग्राम NaCl था। सोडियम क्लोराइड मेरा 175.5 ग्राम था। और टोटल सॉल्यूशन का वजन कितना है 1 लीटर में, टोटल जो सॉल्यूशन है उसका वजन कितना है भैया, 1250 ग्राम। तो यानी कि 1250 ग्राम में से 175.5 ग्राम तो मेरा NaCl है, तो बाकी बचा क्या है, पानी है। जैसे कि चीनी अगर मिलाते हैं मान लिया जाए पानी में, एक एग्जांपल के लिए, तो पानी जो है वो कितना है वो हमको पता करेंगे, लेकिन पानी और चीनी टोटल का जो घोल है ना, उस घोल का जो टोटल वजन है, उस घोल का टोटल वजन है 1250, और उसमें चीनी का वजन है इतना, तो बाकी पानी का वजन कितना, टोटल घोल में से इसका वजन को घटा देंगे। उसी तरीके से पानी में NaCl मिला हुआ है, ठीक है। तो ये जो घोल बन गया है 1250 ग्राम का, इस 1250 ग्राम में से इतना ग्राम मेरा NaCl है, तो पानी कितना हुआ, यानी कि सॉल्वेंट मेरा कितना हुआ, तो 1250 में से ये जो जितना कि NaCl था उसको हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं ना, इसको घटा देते हैं। तो इसको जब घटाएंगे तो यानी कि ये वाटर जो पानी है उसका अमाउंट निकलेगा, तो इसको जब इसमें से घटाए तो ये आ गया 1074.5 इतना ग्राम। इसको इस पर घटाए तो 1250 में से 175.5 घटाओगे तो 1074.5 इतना ग्राम आया। इतना ग्राम आया ना, तो ये तो मेरा क्या है भाई, सॉल्वेंट का मास हो गया ना। और आप देखो मोलेलिटी के फार्मूला में मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, लेकिन केजी में चाहिए, ये तो ग्राम में है, इसको केजी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, 1074.5 को 1000 से डिवाइड करोगे तो ग्राम मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केजी में। यानी कि इसको डिवाइड किए तो ये आया मेरा कितना आ गया, इसको इससे डिवाइड किए तो ये आ जाएगा 1.0745 इतना केजी। अब हम लोग को देखो मोलेलिटी निकालना था ना, तो मोलेलिटी देखो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट तो जो कम अमाउंट में यानी कि यही है ना बेचारा। जैसे कि पानी में अगर थोड़ा सा चीनी मिला दिए तो चीनी हमारा सॉल्यूट, तो उसी तरह से ढेर सारा पानी में अगर हम लोग NaCl मिला दिए तो NaCl मेरा क्या है, सॉल्यूट। तो ये कितना था, 3 मोल था, तो 3 मोल हम लोग सॉल्यूट का ले लिए। अच्छा, बटे में मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट तो पानी था ना, तो सॉल्वेंट का मास केजी में कितना होता है भाई, 1.0745 यहाँ पर है इस सवाल में। और जब इसको इससे डिवाइड किए तो डिवाइड करने के बाद 2.79 आएगा, ठीक है, इतना मोल, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल्स है ना उसका, मोल पर केजी, ठीक है। बस यही हमारा क्या आंसर हो गया। तो मोलेलिटी आया सॉल्यूशन का कितना, 2.79 मोल पर केजी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर लेना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ जाते जाते एक बार प्लेलिस्ट जरूर देख लेना।